हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ना शुरू किया था। गुलाम वंश में पिछले वीडियो में हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया था, और उसी के आगे आज हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी, अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को चुना था। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती उसके बाद जो अमीर वर्ग होते हैं, सरदार होते हैं, वे रजिया सुल्तान को शासक न चुन करके एक अयोग्य पुत्र, इल्तुतमिश के एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते हैं, सुल्तान बना देते हैं। लेकिन शीघ्र ही जनता के समर्थन से रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। तो उसी के आगे हम लोग को पढ़ना है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। ये आपको याद रखना है, पहली महिला शासिका कौन थी? ये दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान थी। शासनकाल इसका 1236 से 1240 तक था। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। परंपराओं को चुनौती, रजिया का साहसिक कदम। अब बहुत सारी परंपराएं थीं उस समय महिलाओं को। जैसे ये होता था कि भाई महिलाएं जो हैं वो पर्दा करती हैं, यानी अपना चेहरा ढके रहती हैं, महिलाओं की वेशभूषा में रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को इसने चुनौती दी, यानी रजिया सुल्तान ने उन सारी प्रथाओं का त्याग किया, रूढ़ियों का त्याग किया। तो क्या क्या किया देखिए। रूढ़ियों का त्याग, सबसे पहले रजिया ने मध्यकालीन समाज में अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए पर्दे की प्रथा की त्याग की, यानी जो पर्दा, जो चेहरा छुपाया जाता था, उसको इसने त्याग दिया। उन्होंने पुरुषों के समान कुबा, कुबा का मतलब कोट, और कुल्हा का मतलब टोपी धारण कर दरबार में उपस्थित होना प्रारंभ किया। तो क्या क्या किया? सबसे पहले पर्दे की जो प्रथा थी वो त्याग दिया, यानी अपना चेहरा अब ढक के वो दरबार में नहीं आती थी, एकदम चेहरा खुला होता था। फिर दूसरी चीज़ है, कुबा और कुल्हा धारण करना शुरू कर दिया। कुबा का मतलब होता है कोट, जैसे शासक वर्ग जो सुल्तान होता है वो एक कोट पहनता है, तो उसी को कुबा कहते हैं, तो उसको धारण किया। और कुल्हा मतलब टोपी, शासकों की, सुल्तान की एक टोपी टोपी होती है, तो उसने जो है धारण करना शुरू कर दिया। यह कदम केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि राजनीतिक प्रतीक था, जो उसकी दृढ़ता और शासन के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इतना जो है प्रतीकात्मक परिवर्तन है। सबसे पहले पर्दा का त्याग किया, फिर पुरुषों के समान वेशभूषा पहना, दरबार में उपस्थित होने लगी, और समानता का संदेश। प्रमुख नियुक्तियां और विवाद। अब जब रजिया सुल्तान शासक बनती है, शासका बनती है, तो ये कुछ नियुक्तियां करती हैं, कुछ लोगों को, कुछ अमीरों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करती है। सबसे पहला नाम आता है इसमें जलालुद्दीन याकूत। ये एक अबिसीनियाई दास था। अबिसीनिया जो देश है वहीं का ये रहने वाला था और एक दास था। तो इसका पूरा नाम था अबिसीनियाई याकूत। इसको रजिया सुल्तान ने अमीर आखूर बना दिया। अमीर आखूर मतलब असुसाला का प्रधान बना दिया, प्रमुख बना दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे लोग नाखुश हो गए। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। एक व्यक्ति रहता है, अमीर रहता है तबर हिंद या भटिंडा जिसको बोलते हैं, वहाँ का अमीर रहता है अल्तूनिया। ठीक है, अल्तूनिया जो होता है वो भटिंडा का गवर्नर होता है, या जिसको आप भटिंडा को ही हम लोग तबर हिंद भी बोलते हैं। तो वहाँ का गवर्नर या वहाँ का सूबेदार अल्तूनिया रहता है, वो नाराज़ हो जाता है। कब? जब रजिया सुल्तान जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त कर देती है। अब कई इतिहासकार जो हैं, जैसे इसामी एक इतिहासकार है, ये रजिया और याकूत के मध्य प्रेम संबंध का उल्लेख करता है। मतलब ये जो इसामी है ये कहता है कि रजिया सुल्तान और
अबिसिनियाई जलालुद्दीन याकूत के बीच प्रेम संबंध था। हालांकि ये विवादास्पद है। फिर एतगीन और अल्तूनिया। एतगीन को बदायूं और अमीर हाजिब का पद मिला। जो एतगीन था उसको बदायूं का गवर्नर बना दिया गया और अमीर हाजिब का पद मिला, जबकि अल्तूनिया को भटिंडा यानी तबर हिंद का इक्तादार नियुक्त किया गया। इक्तादार मतलब गवर्नर बनाया गया। ये दोनों बाद में रजिया के विरोधी बन गए। ठीक है, रजिया के विरुद्ध बाद में विरोध कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो नाम याद रखिएगा। विरोध का जाल, शक्तिशाली शत्रु। यद्यपि रजिया को जनता का समर्थन प्राप्त था, परंतु सत्ता के जो गलियारे थे उनमें रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे थे। अब षड्यंत्र में शामिल कौन कौन था? जैसे मलिक अलाउद्दीन जानी, ये षड्यंत्रकारी थे। एतगीन था, कबीर अयाज खां, मलिक इजुद्दीन सलारी और मलिक सैफुद्दीन कूची, ये सब शामिल थे, षड्यंत्र कर रहे थे रजिया सुल्तान के खिलाफ। इन लोग को पसंद नहीं था कि कोई महिला इनके ऊपर शासन करे, तो विद्रोह भी करते हैं बहुत सारा। प्रथम विद्रोह जो होता है वो लाहौर का गवर्नर रहता है कबीर अयाज खां। कबीर अयाज खां जो है ये लाहौर का गवर्नर रहता है। ये रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह करता है। इल्तुतमिश का वजीर था, मतलब जब इल्तुतमिश शासक था उस समय वजीर था निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, ये भी विरोधी था। ठीक है, तो ये सब विरोधी थे रजिया सुल्तान के। विरोध के केंद्र बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के गवर्नर रजिया के मुख्य विरोधी थे। उनका लक्ष्य था महिला शासन को समाप्त करना। मतलब ये जितने भी लोग विरोध कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई महिला उन पर शासन करे, क्योंकि अपमानित महसूस करते हैं कि पुरुषों के होते हुए कोई महिला उन पर शासन कर रही है। संघर्ष के नए आयाम। अब रजिया सुल्तान के समय कई सारे संघर्ष की शुरुआत भी हुई, जैसे धार्मिक विवाद हुआ। रजिया के शासनकाल में शिया और सुन्नी समुदायों के मध्य झगड़े प्रारंभ हुए, जिसने राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया। तो शिया और सुन्नी का विवाद भी शुरू हो गया। सुल्तान बनाम अमीर। सुल्तान और अमीर के मध्य एक संघर्ष की शुरुआत हो गई। अमीर, मैंने बताया था, अमीर उन्हें कहते हैं जो सुल्तान के सहयोगी होते थे, शासन प्रशासन में उनका सहयोग करते थे। तो सुल्तान और अमीर के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, जो बलबन के सत्तारूढ़ होने तक निरंतर जारी रहा। जो अमीर वर्ग था वो चाहता था कि रजिया सुल्तान ये पद छोड़ दे, यानी सिंहासन छोड़ दे। अमीर चाहते थे कि कोई किसी पुरुष को मतलब सिंहासन पर बैठाया जाए, क्योंकि वे लोग अपमानित महसूस कर रहे थे कि कोई स्त्री उनके ऊपर शासन कर रही है। तो एक संघर्ष की शुरुआत हुई और अमीर वर्ग चाहता था कि उनकी इच्छा को पूरा करने वाला कोई शासक बने, कोई व्यक्ति शासक बने जो उनके अनुसार चले, उनके अनुसार काम करे। फिर मंगोल चुनौती और कूटनीति। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे इल्तुतमिश ने मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी, और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन होता है और रजिया सुल्तान का भी वही जवाब होता है। हुआ क्या, 1238 में ख्वारिज्म के शाह, ख्वारिज्म ईरान का एक प्रांत था, वहाँ का जो शासक होता था उसको शाह बोलते थे। जैसे दिल्ली के शासक को सुल्तान बोलते हैं, ऐसे ख्वारिज्म के शासक को शाह बोलते हैं। तो ख्वारिज्म के शाह का एक सूबेदार था मलिक हसन कालूंग। मलिक हसन कालूंग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी। तो रजिया ने सहानुभूति प्रकट करते हुए बरन यानी बुलंद शहर की आय देने का वादा किया, किंतु सैनिक सहायता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि रजिया भी जानती थी कि अगर हम ख्वारिज्म के शाह को समर्थन देंगे, सहायता देंगे, तो मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। इसलिए रजिया सुल्तान ने इल्तुतमिश की भांति दिमाग का इस्तेमाल किया और
सहायता देने से मना कर दिया। अंतिम संघर्ष और पतन। तो मैंने बताया था कि जब रजिया ने बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की, जैसे मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन याकूत की नियुक्ति अमीर आखूर के पद पर जब किया गया तो अल्तुनिया नाराज हो गया। अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर था, और उसने विद्रोह कर दिया। अब इसके विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया सुल्तान भटिंडा जाती है, तो दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। अब दिल्ली का सिंहासन जब खाली हो जाता है, क्योंकि रजिया तो चली गई अल्तुनिया के विद्रोह का दमन करने भटिंडा, अब दिल्ली का सिंहासन खाली है। तो दिल्ली का सिंहासन खाली होने पर अमीरों ने क्या किया, जलालुद्दीन याकूत की हत्या करवा दी। जो असुसाला का प्रमुख था, अमीर आकूर था, उसकी हत्या करवा दी और बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। बहराम शाह कौन था? ये एक अन्य अयोग्य पुत्र था इल्तुतमिश का। ठीक है, बहराम शाह को बैठा दिया गया गद्दी पर। चतुर राजनीति। रजिया ने राजनीतिक चतुरता दिखाते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। अब वहाँ अल्तुनिया जाती है तो वहाँ पे जब रजिया सुल्तान जाती है तो अल्तुनिया के विद्रोह का दमन करती है, उसको समझाती बुझाती है, उनसे शादी भी कर लेती है और दोनों फिर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। लेकिन बीच में ही उनकी हत्या कर दी जाती है, अल्तुनिया और रजिया की। बीच में ही रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी जाती कैथल नामक स्थान पर 1240 में। अक्टूबर 1240 में रजिया और अल्तुनिया बहराम शाह से पराजित हुए और अक्टूबर 1240 में कैथल के निकट डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। अब ये हत्या माना जाता है कि बहराम शाह ने करवाई थी या दिल्ली के अमीरों ने करवाई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। फिलहाल ये जानिए कि जब अल्तुनिया और रजिया दोनों शादी करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए फिर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या हो गई। रजिया का शासन और उपलब्धियां। प्रशासनिक नियुक्तियां। तो रजिया ने मुहज्जब उद्दीन को वजीर नियुक्त किया था और बलबन को अमीर शिकार का महत्वपूर्ण पद दिया था। अमीर शिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। बलबन को कौन सा पद मिला रजिया के द्वारा? अमीर शिकार का पद मिला था। और रजिया का प्रधानमंत्री कौन था, यानी वजीर कौन था? मुहज्जब उद्दीन। रजिया ने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वां का विरुद्ध धारण किया, मतलब उस पर एक लेखनी लिखवाई सिक्कों पर। उम्मदत उल निस्वां एक उपाधि है, ठीक है। तो रजिया ने एक उपाधि धारण की, उम्मदत उल निस्वां। इसको बोलते हैं महिलाओं का स्तंभ, जो उनकी स्वतंत्र पहचान का प्रतीक था। अब इतिहासकारों की दृष्टि देखते हैं रजिया सुल्तान के मूल्यांकन में। रजिया में सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, किंतु उनके महिला होने के कारण ये सब गुण बेकार थे। ये कहता है मिन्हाजुद्दीन सिराज। मतलब मिन्हाजुद्दीन सिराज का कहना है कि रजिया अगर स्त्री ना होती तो उसमें बादशाह के सभी गुण विद्यमान थे और वो उसके काम आते। कहने का मतलब रजिया में सभी गुण विद्यमान थे बादशाहों वाले, बस दुर्भाग्य से वो स्त्री थी, इसलिए वो सारे गुण बेकार हो गए और कोई गुण उसके काम नहीं आया। तो ये मिन्हाजुद्दीन सिराज का कहना है, इतिहासकार था। फिर एक इतिहासकार है एसामी। ये कहता है कि रजिया को सिंहासन के बजाय चरखा संभालना चाहिए था। एसामी का क्या कहना है कि ये मतलब एक व्यंग मारता है और कहता है कि रजिया को सिंहासन के बजाय चरखा संभालना चाहिए था। हबीबुल्ला का मत क्या है? रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी
यह लैंगिक पूर्वाग्रह से अधिक शक्ति संघर्ष था। यह हबीबुल्लाह का मत है कि रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। ठीक है। अधिकांश इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा और उसका महिला होना मानते हैं। तो रजिया की असफलता का कारण क्या माना जाता है? पहला तो उसका स्त्री होना, ये इतिहासकारों का मानना है कि वो स्त्री थी इसलिए असफल हुई। दूसरा कारण माना जाता है अमीरों की महत्वाकांक्षा, जो गुलाम सरदार थे या जो अमीर थे उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, वे लोग नहीं चाहते थे कि कोई स्त्री उन पर शासन करे। तो ये दो कारण थे जो इतिहासकार बताते हैं। रजिया के उत्तराधिकारी। अब जब रजिया की मृत्यु हो गई तो सत्ता का नया समीकरण आया और मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। 40 से 42 तक 2 वर्षों तक बनता है। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात इसके समय की यह है कि इसने एक नए पद का सृजन किया। सृजन मतलब निर्माण किया। उस पद का नाम है नायब-ए-मुमालिकात। नायब-ए-मुमालिकात इस पद को किसने बनाया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने, ये याद रखिएगा। और इस पद पर सबसे पहले कौन आसीन हुआ? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन यह वही है जिसने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। सत्ता के 3 केंद्र थे, सुल्तान, नायब और वजीर। बाद में स्वयं ऐतगीन की हत्या करवा दी। तो बहराम शाह ने ही बाद में ऐतगीन की हत्या करवा दी। मंगोल संकट। मंगोल का संकट इसके शासनकाल में भी रहा। 1241 में लाहौर पर सर्वप्रथम मंगोल तैर बहादुर का आक्रमण हुआ। कहीं कहीं ये लिखा होता है तैर बहादुर। ठीक है, तो तैर बहादुर या तायर बहादुर, इसका आक्रमण 1241 में हुआ बहराम शाह के समय। सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से घटकर ब्यास नदी तक सिमट गई। बहराम शाह ने बलबन को हांसी और रेवाड़ी की जागीर दी। बहराम शाह के बारे में इतना ही है। एक तो आपको नायब-ए-मुमालिकात का पद का सृजन वाला टॉपिक याद रखना है जो बहराम शाह ने सृजन किया था। और दूसरा आपको मंगोल आक्रमण, तायर, जो मंगोल आक्रमणकारी था तायर, उसने आक्रमण किया था, ये याद रखना है। तो 2 पॉइंट हैं बहराम शाह के बारे में जो आपको याद रखना है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। ये भी एक कमज़ोर शासक साबित होता है और ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र था। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह वही था जिसे इल्तुतमिश के बाद शासक बनाया गया था। तो उसी का एक पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह। और ये 1242 से 1246 तक शक्तियाँ ग्रहण करता है, नाम मात्र का सुल्तान बनता है। इसने प्रमुख नियुक्तियाँ की, जैसे बलबन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। ऐतिहासिक सिक्के इसने चलवाए। ठीक है, इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुतसिम बिल्लाह का नाम अंकित हुआ। इसके समय में कई विद्रोह भी हुए। मलिक इजुद्दीन किसलू खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर महलों पर अधिकार कर लिया। बाद में उसे नगौर की इक्ता देकर संतुष्ट किया गया। तो एक किसलू खां था, उसने जो है स्वयं को सुल्तान घोषित करके महलों पर अधिकार कर लिया था। बाद में उसको नागौर की जागीर दे दी गई, इक्ता दे दिया गया, तब जाके वो संतुष्ट हुआ। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या हो जाती है और अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और उसी के बाद शासक बनता है बलबन। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।